आपका एक सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। इस सब्जेक्ट के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स एंड रीजनिंग। मैथ्स होता है आप लोगों का 40 मार्क्स का, स्टैट्स होता है 40 मार्क्स का, रीजनिंग होता है 20 मार्क्स। ये सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? एमसीक्यू बेस्ड पेपर आएगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा, उसके अपने 4 ऑप्शन होंगे। मैं ये वाला पार्ट कवर करूंगी, स्टैटिस्टिक्स वाला 40 मार्क्स का। मैथ्स और रीजनिंग आपको दूसरे टीचर्स पढ़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ाऊंगी। स्टैट्स में अपने टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं। इस सब्जेक्ट में अपन को प्रैक्टिकल भी इम्पोर्टेंट है एंड थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है। सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं है और सिर्फ थ्योरी नहीं है, दोनों चीजें इक्वल इम्पोर्टेंट है। क्लास में साथ साथ चलोगे तो प्रैक्टिकल थ्योरी साथ साथ क्लास में ही कंप्लीट हो जाएगा। कुछ भी घर जाकर एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिस करने की आप लोगों को कुछ भी जरूरत नहीं है इस सब्जेक्ट के अंदर। कौन से चैप्टर्स हैं इसमें? पहला है आपका statistical description of data, then है central tendency and dispersion, then है correlation and regression, probability, theoretical distribution and index numbers। ये टोटल 6 चैप्टर्स अपने कोर्स के अंदर। इस सब्जेक्ट के नोट्स मैं आप लोगों को खुद दूंगी, बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बुक्स में से ही नोट्स बनाए गए हैं, मैंने आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, तो आप लोगों को बुक से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सारी थ्योरी, सारे फॉर्मूले, सब कुछ नोट्स में लिखा है। प्लस इसके मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी खुद ही दूंगी। बुक में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो तो अपन सॉल्व करेंगे ही करेंगे जो हमारे स्टडी मटेरियल के आते हैं, प्लस मेरे हैंड रिटन प्रैक्टिस नोट्स भी हैं, वो भी हम साथ साथ क्लास में ही सॉल्व करते जाएंगे सब। इस सब यहाँ पे ये 4 चैप्टर जो है ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रैक्टिकल जो आएगा वो इन्हीं चारों चैप्टर में से आएगा। ये जो चैप्टर है ये प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, बहुत छोटा। इंडेक्स नंबर प्योर थ्योरेटिकल चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है। तो प्रैक्टिकल के लिए बेसिकली हमें ये 4 चैप्टर्स कवर करने हैं। सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी एंड थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका प्रोबेबिलिटी। सेकंड नंबर पे है अपना सेंट्रल टेंडेंसी, और बाकी सारे चैप्टर्स ऑलमोस्ट सेम वेटेज के आप लोगों को। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर है, एमसीक्यू बेस्ड पेपर है, इसलिए इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी हो। नेगेटिव मार्किंग समझते हो? 0.25 माइनस हो जाएगा। मतलब अब अपन को जय माता दी करके सारे ऑप्शंस को टिक नहीं लगाना है। जो हमें आता है, जिसमें हम कॉन्फिडेंट है, हमें सिर्फ वही क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में या जो भी ऑब्जेक्टिव पेपर्स आप लोग देंगे उसमें अटेम्प्ट करने हैं। तुक्का नहीं बढ़ाना। तुक्का बढ़ाने से अगर वो क्वेश्चन गलत हो गया तो उसमें 1 नंबर जो गलत है वो तो जाएगा ही जाएगा, प्लस 0.25 और नंबर आपका माइनस हो जाता है। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पेपर में ऐसा नहीं होता कि 100% पेपर कंप्लीट करना जरूरी है। जितना करो उतना अच्छा करो, जितना करो उतना सही पेपर करो, चाहे आप लोग 100% कंप्लीट ना करो। ये होता है ऑब्जेक्टिव पेपर में सबसे बड़ी की यही होती है ऑब्जेक्टिव पेपर। स्टैटिस्टिक्स में कैलकुलेटर डेली लेकर आना है। आज लेकर आए आप लोग? तो कैलकुलेटर एक दिन भी नहीं छोड़ना पड़ेगा।
डेली क्लास में, मेरी क्लास में आपके पास कैलकुलेटर होनी चाहिए। 100% क्वेश्चंस कैलकुलेटर से करने हैं, कैलकुलेटर अलाउ होता है। क्लास में प्रैक्टिस करेंगे तभी अपना हाथ सेट होगा उस कैलकुलेटर पर, तभी फाइनली अपन एग्जाम में कैलकुलेटर पर बहुत स्पीडली काम कर पाएंगे। इस सब्जेक्ट की आप लोग एक नोटबुक बना लीजिए, एक ही होनी चाहिए। वही कॉपी आपकी क्लास वर्क में काम आएगी, वही कॉपी आपकी होमवर्क में काम आएगी। स्कूल जैसा सिस्टम नहीं है कि घर अपन ने यहाँ जो रफ में किया वो घर जाके फेयर आउट करना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना। मैं जो भी यहाँ भी करवाऊंगी वो भी उसी कॉपी में करना है, जो भी मैं घर पे भी दूंगी वो भी उसी कॉपी में करना है। कुछ भी फेयर आउट करने की अपन को वो सब नहीं करना, क्योंकि यहाँ लिखना नहीं पड़ता, सेंटेंस वाइज कुछ भी लिखना नहीं पड़ता। 4 ऑप्शन होंगे उसमें से टिक लगा है, तो बेसिकली तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, हमें जल्दी टेक्निक पता होनी चाहिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हमें फाइनल आंसर तक पहुंचना है। तो स्टेप बाय नहीं भी करो, फाइनल आंसर तक पहुंच जाओ तो भी वहाँ पे ठीक होता है, सब कुछ सही होता है। तो एक कॉपी होगी, इस कॉपी में और किसी सब्जेक्ट का काम नहीं होगा, सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के लिए डेडिकेटेड एक नोटबुक होगी, वो आप लोग डेली यहाँ भी कैरी करेंगे, उसी में मैं जो होमवर्क दूंगी वो भी उसी में करेंगे। ठीक है, सबको मेरी बात समझ में आ गई? चलो हम स्टार्ट करें फिर। मैं जितना पढ़ाऊंगी डेली उतना मैं डेली सुनूंगी। आज मैंने जो भी पढ़ाया, थ्योरी फॉर्मूले जो भी मैं आज पढ़ाऊंगी वो मैं कल क्लास में सुनूंगी, कल जो भी मैं पढ़ाऊंगी वो मैं परसों क्लास में सुनूंगी। तो डेली अब मैं रिवाइज नहीं कराऊंगी, रिमाइंड नहीं कराऊंगी आप लोगों को कि डेली लर्न करना, जितना अपन डेली पढ़ेंगे उतना डेली घर जाकर लर्न करना और उतना डेली क्लास में सुनाना। ठीक है, चलो सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, सबसे फर्स्ट चैप्टर हम ये पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स। जो ये हमारे सब्जेक्ट का नाम है इसका मतलब क्या है, क्या होता है, कभी पढ़ा हो कभी सुना हो, स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डेटा, वेरी गुड। डेटा मतलब जैसे एग्जांपल कुछ भी, जीडीपी इज डेटा, ठीक है। और सिस्टमैटिक वे ऑफ शोइंग डेटा, systematic way of showing data। systematic मतलब जैसे एग्जांपल कैसा, किस चीज को, बार चार्ट, ग्राफ, और कुछ स्टैटिस्टिक्स का मतलब एनालाइजिंग। भारी भारी शब्द आ रहे हैं तो क्लासिफाइंग। हाँ, इंग्लिश मीडियम हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, मतलब पता होना चाहिए, सिर्फ वर्ड से पता होना का मतलब फर्क नहीं पड़ता। एनालाइजिंग मतलब बारी बारी शब्दों का मतलब तो बताओ। एनालाइज एनालाइज होता है, अगर मेरे को तो बिल्कुल एनालाइज का मतलब नहीं पता, आप मुझे कैसे समझाओगे कि एनालाइज का मतलब क्या होता है? मेरे लिए तो किसी का नाम है, परखना, उसको अंडरस्टैंड करने को एनालाइज कहते हैं, उसको समझना। वेरी गुड। क्लासिफाई मतलब छाटना, उसको ग्रुप में बांटना। जैसे दाल अलग छाट दी, चावल अलग छाट दिए, दाल चावल में, ये क्लासिफाई हो सकता है। दाल छाट दी, चावल छाट दिए, और टेबुलर प्रेजेंटेशन आ गया ना, बायोमेट्रिक ग्राफ चार्ट, स्टूडेंट को मार्क्स के अकॉर्डिंग छाट दिया, और ये, हाँ ये भी छाट, जैसे पिछले साल क्या डाटा था, इस साल क्या डाटा है, ईयर के अकॉर्डिंग। वेरी गुड, बेस्ट। और अच्छा, और स्टैटिस्टिक्स का मतलब और कोई बताना चाहेगा, अपना ज्ञान बांटना चाहेगा? बांटो बांटो, अच्छा ज्ञान है, एकदम सही है, मैं इसी को सम अप करके आपको बताने वाली हूँ, बस और कुछ नहीं है। लग रहा है पढ़ाई करके? वेरी गुड।
बताइए बच्चों, और क्या होता है स्टैटिस्टिक्स का मतलब? कुछ भी कुछ भी कुछ भी, कभी पढ़ा हुआ हो, कुछ भी कभी सुना हुआ हो। हाँ, मीन मीडियन मोड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कुछ? हिस्टोग्राम, वेरी गुड। और अरे गर्ल्स ने एक भी आंसर नहीं दिया। ट्रेंड बच्चों का है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो। हाँ जी, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेटा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब बेटा इजी वे में कैसे समझाओगे किसी भी डेटा को? तो ये अपन ने कर तो दिया साल वाइज। कंपैरिजन कर, रिलेशन बताना, ठीक है। और बच्चों और बताओ भाई। वर्ड बताओ, नहीं नहीं पूछोगे, चलो बताओ तो। वेरी गुड, अब मतलब भी बता दो। इंटरप्रिटेशन का मतलब भी बताओ बच्चे। बताओ मतलब कुछ तो बताओ, इंटरप्रिटेशन का मतलब। सिंप्लीफाई करने को इंटरप्रिटेशन कहते हैं। समझना, उसको अंडरस्टैंड करना, ठीक है। और कुछ कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैटिस्टिक्स? डेटा किसे कहते हैं बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा? Numbers collected in order to provide information. एक और वर्ड आया मेरे पास, इंफॉर्मेशन। ज्ञान देना, सूचना, ठीक है। डेटा और इंफॉर्मेशन सेम होते हैं? डेटा और इंफॉर्मेशन सेम होते हैं? डेटा गलत नहीं हो सकता। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, वेरी गुड। हाँ तो मैं थी, इंफॉर्मेशन क्या होता है? डेटा और इंफॉर्मेशन सेम होता है या अलग अलग होता है? तो क्यों और सेम होता है तो क्यों? एक एक एग्जांपल इसमें लिखना ही नहीं है, तो सिर्फ टिक 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 या ओएमआर होगा तो सर्किल बढ़ने हैं। लिखना तो एक लाइन भी नहीं है, इसके अंदर एक वर्ड भी नहीं लिखना। अच्छा, नॉट न्यूमेरिकल स्टैटिस्टिकल मॉडल अपन वो करते हैं। स्टैटिस्टिकल मॉडल कौन सा होता है? स्टैटिस्टिकल मॉडल कौन सा होता है बताओ? हिस्टोग्राम, हाँ लिखा है ना मैंने, वेरी गुड, सही है, एकदम सही है। और सब कुछ सही बता रहे हो, कुछ भी गलत नहीं बताया आप लोगों ने। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आप बहुत भारी शब्द काम में ले रहे हो, बहुत हैवी चीज में काम में ले रहे हो, बजट के बाहर है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाँ। और डेटा इंफॉर्मेशन पे थे, वहां से अटकाओ मत, भटकाओ मत मुझे।
क्या होता है क्या नहीं सेम इन्फॉर्मेशन है। कलेक्ट करना, अरे डाटा में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट पूछनी है। हाँ ऐसे क्वेश्चन समझाओ इनको, सिंपलीफाई करके इनको मेरा क्वेश्चन कलेक्ट कर सकते हैं, डाटा दे सकते हैं। डेटा कलेक्ट करना क्या अलग हुआ। डाटा हम गूगल से ज्यादा ही पूछ के आते हैं। अच्छा इन्फॉर्मेशन गूगल नहीं देता, फिर तो गूगल पे केस करना चाहिए। हमारा बात आता ही नहीं है। सिर्फ गूगल का फर्क है। हाँ बस अब बोलने दो वो बोल रही है। और मोस्टली पर हो तो सकता है ना। और एनालिसिस तो अपना आ चुका है। Combination of information is called data. Combination या collection? Combination. Combination of information is called data. कितने लोग कहते हैं ये सही है? Collection. दोनों का मतलब सेम होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है कलेक्शन। अब कितने लोग कहते हैं, चलो मेरे लिए दोनों का मतलब सेम था। कितने लोग कहते हैं ये सेंटेंस सही है? रेज योर हैंड्स। जिन्होंने बोला वो तो खड़ा करो हाथ। हम तो हमारी बात पे टिके रहे और कोई टिके ना टिके। और कितने लोग कहते हैं गलत है? और बाकी लोग कुछ कह ही नहीं रहे। नोटा का ऑप्शन ही नहीं है, चार दो ही ऑप्शन थे, यस या नो। नन ऑफ द अबव। तो अदर्स भी एक ऑप्शन आता है, अदर्स कि अपना कुछ मन से लिखना चाहो, मन से बताओ। कमेंट्स, हाँ कमेंट्स अपने बताओ। बताओ भाई बच्चों। ऑल ऑफ द गूगल का आंसर कब डालें और कुछ? चलो मैं बताती हूँ। थैंक यू इतनी सारी हेल्प करने के लिए। डेटा, डेटा क्या होता है? जो मीनिंगलेस चीजें होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, उसको डेटा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन अभी कोविड का एग्जाम्पल है, कोविड में झुंझुनू में कितने, झुंझुनू नहीं, मैं कोविड के पेशेंट्स काउंट कर रही हूँ, ठीक है? मैंने कोई पर्टिकुलर एरिया नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, मैंने सिर्फ कोविड के पेशेंट्स देखे कि कोविड के पेशेंट्स कितने, उस चीज को मैं कह दूंगी डेटा। जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में है, कोई सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज नहीं है, ऐसा ही कुछ भी मैंने लिख रखा है। फिर उस मीनिंग को कन्वर्ट, मीनिंगलेस चीजों को कन्वर्ट कर उसमें कोई मीनिंग डालना, उसमें कोई मतलब डालने को क्या कहा जाता है? इंफॉर्मेशन। मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब जिन चीजों से हमें जानकारी मिलती है। अब मुझे जानकारी मिल रही है कि इंडिया में 4th वेव आ रही है, ये इंफॉर्मेशन है क्योंकि उन्होंने डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि अभी कोविड पेशेंट्स आने शुरू हो गए। तो चीजों को इकट्ठा करके उसमें कोई मीनिंग डालना, उसको क्या कहते हैं? इंफॉर्मेशन कहते हैं। न्यूमेरिकल, नॉन न्यूमेरिकल जैसी चीजें नहीं होती हैं। इंफॉर्मेशन किसी भी टर्म्स में हो सकती है और डेटा भी आपका किसी भी टर्म्स में हो सकता है, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे नॉन न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल जैसे आप लोग कहोगे 7 is a number, 7 is a number, ठीक है? पर स्टैटिस्टिक्स में माय फेवरेट नंबर इज 7 या माय लकी नंबर इज 7, ये भी एक तरीके का न्यूमेरिकल डेटा है जिसको मैंने उसमें रिटन फॉर्म में लिख दिया। ये मेरा क्वालिटेटिव डेटा हो गया, क्वालिटी हो गई, जिसको मैं नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती। और ये मेरी 7 मतलब मुझे नहीं पता 7 का मतलब क्या है,
7 का मतलब आपकी एज हो सकती है, 7 का मतलब आपका फेवरेट नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका क्लास का नंबर, कुछ भी हो सकता है, आपके पास नंबर ऑफ बुक्स कुछ भी हो सकता है। पर उस 7 से मैंने कहा कि माय फेवरेट नंबर, माय लकी नंबर इज 7, उस डेटा में मैंने कोई मीनिंग डाल दिया, फिर उसको मैंने कन्वर्ट किया, तो उसको मैं क्या बोलती हूँ, इंफॉर्मेशन। तो ये तो हुआ मेरा डेटा और ये हुई मेरी इंफॉर्मेशन। अब स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स का मतलब सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिक्स में सबसे पहले डेटा को इकट्ठा किया जाता है। सबसे पहले अपन इकट्ठा करते हैं कितने कोविड पेशेंट्स आ रहे हैं, फिर उसके बाद उस डेटा को एनालाइज करते हैं। एनालाइज मतलब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, हम समझने की कोशिश करते हैं कि वो डेटा क्या कह रहा है। फिर उस डेटा को आप क्लासिफाई करते हो। क्लासिफाई मतलब उस डेटा को आप ग्रुप में बांट देते हो। आपने ग्रुप में बांट दिया कि इतने किड्स को हो रहा है, इतने जेंट्स को हो रहा है, इतनी लेडीज को हो रहा है, इतने ओल्ड एज पीपल को हो रहा है। या आप क्लासिफाई कर सकते हो कि झुंझुनू में इतने कोविड पेशेंट्स हैं, जयपुर में इतने कोविड पेशेंट्स हैं, दिल्ली में इतने हैं, मुंबई में इतने हैं। या आप क्लासिफाई कर सकते हो कि 2020 में इतने कोविड पेशेंट थे, 21 में इतने, 22 में इतने, 23 में इतने, एंड सो ऑन। आप क्लासिफाई किसी भी तरीके से कर सकते हो जैसे आपको अच्छा लगे। क्लासिफाई कर दिया, डेटा को ग्रुप में बांट दिया, उसके बाद उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। जो आप लोगों ने मुझे बताया था बार चार्ट, जो आपने मुझे बताया था पाई चार्ट, जो आपने मुझे बताया था हिस्टोग्राम, जो आपने मुझे बताया था टैब्यूलर रिप्रेजेंटेशन, कि मैंने टेबल की फॉर्म में दिखा दिया कि ऐसा कोई डेटा बना दिया। मैंने कहा झुंझुनू में इतने बॉयज इतने गर्ल्स हैं, 2020 में इनको कोविड हुआ था, 21 में इतने लोगों को और 22 में इतने लोगों को। टेबल की फॉर्म में डेटा को आपने दिखा दिया। फिर उसके बाद क्या करते हो स्टैटिस्टिक्स के अंदर, फिर उसके बाद उस पे आप इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हो। इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, अपन कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। कंक्लूजन निकालते हैं, मैंने कंक्लूजन निकाला कि जो कोविड है वो 2020 में सबसे ज्यादा था, फिर 21 में थोड़ा कम हुआ, फिर 22 में और कम हुआ, एंड और कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर वापस कम हुआ, फिर बढ़ गया, फिर कम हुआ, एंड सो ऑन। जो भी आपको कंक्लूजन निकालना है कि इस मंथ में कोविड ज्यादा है, इस मंथ में कोविड कम है, या इस टेम्परेचर में कोविड ज्यादा होता है, इस टेम्परेचर में कोविड कम होता है, जो भी आपको कंक्लूजन निकालना है, जो भी आपको इन्फ्रेंस ड्रॉ करना है, वो आप फाइनली ड्रॉ करते हो। ये होता है जनरली स्टैटिस्टिक्स का मतलब कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेटा को इकट्ठा करते हैं, फिर उस डेटा को एनालाइज करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उस डेटा को हम क्लासिफाई करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, फिर उस डेटा को प्रेजेंट करते हैं ताकि हमें देखकर समझ में आए वो डेटा क्या कह रहा है, और फिर उस पर हम कोई ना कोई इन्फ्रेंस या कोई ना कोई कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। बच्चों एवरेज का मतलब क्या होता है? पर यूनिट, ठीक है, और सही बोल रहे हो, बोलो। पर यूनिट बोला एक तो, हाँ पर यूनिट, और मिडल, ठीक है, और assumption, assumption, assumption नहीं हो सकता, बिल्कुल भी कनेक्ट ही नहीं कर सकते अपन assumption। और गर्ल्स कुछ बोलो, what is the meaning of average? What estimate? Average. Total amount? Approximate. और
n plus n upon 2 n plus total अब तो फॉर्मूला हो गया upon quantity is equal to टोटल अपॉन क्वांटिटी इज इक्वल टू एवरेज का मतलब बच्चों क्या फ्यूचर 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 मेंटेनेबल अमाउंट फ्यूचर मेंटेनेबल अच्छा ये एवरेज कहते हैं ऐसा ठीक है और अगर मैं कहूँ इस क्लास के बच्चों की ऑन एन एवरेज हाइट 5 है। अगर मैं कहूँ इस क्लास के बच्चों की ऑन एन एवरेज हाइट 5 है, क्या इसका मतलब ये है कि इस क्लास के सब बच्चों की हाइट 5 है? क्या इसका मतलब ये है सब बच्चों की हाइट 5 से कम है? या इसका मतलब ये है इस बच्चों की इस क्लास के सब बच्चों की हाइट 5 से ज्यादा है? यस कौन बोलता है बताओ। क्या नाम क्या है आपका? नाम तो बताओ बेटा। वंश वंश एक का नाम याद करोगे तब होंगे, इसका नाम याद नहीं होगा। मेरे एक या दो नाम बस। हाँ जी बताइए क्या मतलब है? मैं अगर कह रही हूँ इस क्लास के बच्चों की ऑन एन एवरेज हाइट 5 है, इसका मतलब क्या लगभग 5 है, किसी की 5 से ज्यादा, किसी की 5 से कम और किसी की 5 के बराबर। मतलब एवरेज क्या होता है? एवरेज मतलब एक ऐसी वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे। मैंने कहा इस क्लास के बच्चों की हाइट 5 है, ये 5 एवरेज का वैल्यू है, ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है कि किसी की हाइट 5 से थोड़ी कम, किसी की 5 से थोड़ी ज्यादा, किसी की भी हाइट 5 से बहुत ज्यादा नहीं होगी या बहुत कम नहीं होगी, उसके आसपास की ही वैल्यूज होंगी सबकी, तो उसको क्या कहते हैं? एवरेज कहते हैं। और जो आपका एवरेज होता है उसी को आप क्या कह देते हो? सेंट्रल टेंडेंसी कह देते हो। तो सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब वही होता है जो एवरेज का होता है कि ऐसी वैल्यू जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, उस वैल्यू को क्या कहा जाता है? एवरेज या फिर सेंट्रल टेंडेंसी कहा जाता है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी के मेजर्स क्या है? मेजर मतलब उसको निकालने के कितने तरीके हैं। सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के 3 तरीके होते हैं। मीन निकालने के भी 3 तरीके होते हैं आपके। अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अरिथमेटिक मीन को आप रिप्रेजेंट करते हो x बार से, ज्योमेट्रिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है gm से, हार्मोनिक मीन को रिप्रेजेंट किया जाता है hm से, मीडियन को रिप्रेजेंट किया जाता है m का सबस्क्रिप्ट e और मोड को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल Z से। तो अगर आपको सेंट्रल टेंडेंसी के एमसीक्यू में मेजर्स पूछे जाएं तो कितने मेजर्स हैं? 3, मीन, मीडियन, मोड। मीन निकालने के भी 3 मेजर्स होते हैं, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अरिथमेटिक मीन। अगर वो नॉर्मल मीन बोल रहा है इसका मतलब हमेशा क्या है? अरिथमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक के लिए हमेशा मेंशन्ड होगा कि ज्योमेट्रिक बताओ या हार्मोनिक बताओ। अरिथमेटिक मीन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? x बार से रिप्रेजेंट किया जाता है। In case of individual series कौन सी होती हैं? जहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ xi दे रखा होता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे देखा 5, 8, 12, 4, 10,
15, 20, 25। मुझे कहा फाइंड द अर्थमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुझे एक्साइड दे रखा है। तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इसको लिखते हैं अपन सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n। इस सिंबल को आप रीड करते हो सिग्मा से। सिग्मा का मतलब होता है सम, स्मॉल n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। स्टैटिस्टिक्स में स्मॉल n एंड कैपिटल N दो अलग अलग बातें होती हैं, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। जहां स्मॉल n लिखना होता है वहां स्मॉल n लिखते हैं, जहां कैपिटल N लिखना होता है वहां कैपिटल N लिखते हैं। तो यहाँ पे अर्थमेटिक मीन इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n। अब इस सीरीज का मुझे अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगी? 5 plus 8 plus 12 plus 4 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 8। निकालो कैलकुलेट कर। 99 डिवाइडेड बाय 8 करने के बाद तो इसका हाँ 12.6 तो इसका अर्थमेटिक मीन की वैल्यू कितनी आ गई? 12.375। तो हम नोटबुक्स में करेंगे, हमें ये सब लिखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप पहले फॉर्मूला लिखो और कैलकुलेटर में सॉल्व कर आंसर लिखो, क्योंकि एमसीक्यू बेस है पेपर, तो लिखना नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप हमें कॉपीज में भी लिखने की प्रैक्टिस नहीं है। अगर मुझे दे दिया जाए 12, 15, 18.4, 7.5, 6, 2.3, 8.9, 20, 25, 24.5, 26.7 and 8। मुझे कहाँ फाइंड आउट द अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज? कैसे निकालेंगे? 12 plus 15 plus 18.4 plus 7.5 plus 6 plus 2.3 plus 8.9 plus 20 plus 25 plus 24.5 plus 26.7 plus 8 divided by 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 divided by 12। 14.5 डेसिमल के बाद सब लोगों को एग्जैक्टली 4 डिजिट्स तक लेनी है, ना 4 से कम ना 4 से ज्यादा। अपने मन से राउंड ऑफ भी मत करना उन डिजिट्स को। जो आ रही है एग्जैक्टली डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स लेनी है, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इसका अर्थमेटिक मीन क्या आ गया? 14.525। हमें कुछ क्वेश्चंस लिख रही हैं स्क्रीन पे, वो लोग सब लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में करें। आज कॉपी नहीं है तो कोई नहीं, पर कल से सबके पास साइंस की कॉपी होनी चाहिए।
हाँ जी, फर्स्ट का आंसर क्या है बच्चों? 98.636 यही है। ऑनलाइन आ रहा है सबका? गौतम, महक, सेकंड का आंसर चैट में भेजो। गौतम एंड महक चैट में भेजो सेकंड का आंसर बच्चों। गौतम, महक चैट में भेजो सेकंड का आंसर। जो आपको मैंने अभी दिया है क्वेश्चन बुकलेट, उसमें पहला चैप्टर आपको दे रखा है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। सेकंड चैप्टर आपको दे रखा है सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। मिल गया? ये चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके बाद लिखे हुए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। मिला? यस मैम। उसमें से क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 होमवर्क का है, होमवर्क डालो। प्रैक्टिस क्वेश्चन में से 1 2 3 4 होमवर्क है, होमवर्क डालो सब। शेयर कॉपी में ये बस शेयर कॉपी रफ कॉपी नहीं होती है, कॉपी है जो पूर्ण पास करवाए वो करें आप कॉपी ये अवश्य। शेयर कॉपी रफ कॉपी नहीं होती, क्वेश्चन कॉपी में लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर लिखो। आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4, ऐसा बस। बाकी अपना कैलकुलेटर लिखो और फॉर्मूले लिखो कॉपी में। तो ऐसा डालो। ये क्वेश्चन बुकलेट का क्वेश्चन है और ये क्लास वाला क्वेश्चन है बस। हाँ जी, सेकंड का आंसर आया है। अलग अलग आ रहा है क्या महक? 12.1717 ये क्या बच्चों? सेकंड का आंसर 1727। गौतम, आपका आंसर नहीं आया बेटा। गौतम कितना है? 97 18 पॉइंट 6090 हाँ जी, फिफ्थ का आंसर 17.76 सबको समझ में आया? सबको क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट? इसका फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n। सेंट्रल टेंडेंसी निकालने के तीन तरीके होते हैं। कौन से? मीन, मीडियन, मीन, मीडियन, मोड। मीन भी तीन तरीके से निकाला जा सकता है, हार्मोनिक मीन। इंडिविजुअल सीरीज में अरिथमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स दैट इज सिग्मा xi अपॉन स्मॉल n। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलो आज इतना ही पढ़ेंगे। होमवर्क घर से कर लाएंगे आप लोग। कल मैं क्लास में देखूंगी, आगे का कल कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय। बस क्लासेस में और कोई क्लासेस नहीं आ जाती।